बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अभी तक तो अरकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अरकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में खबर आई है कि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। आस पड़ोस में उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है। हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि उस वक्त वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमजोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं, वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। भारत के बांग्लादेश के हालात पे वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं और अब भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो भारत बांग्लादेश के टुकड़े भी कर सकता है। भारत के दबाव को देखते हुए बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के एक लीडर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता है और बांग्लादेश के चटगांव को कब्जा सकता है। अगर भारत बांग्लादेश के चटगांव पर कब्जा करता है तो बांग्लादेश भी भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेगा। दोस्तों, इन बांग्लादेशियों की इतनी औकात है कि भारत के सामने सिर भी उठा सकें। भारत पर कब्जे की बात तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने वाला है। बांग्लादेश से आतंकवादी भारत में घुस सकते हैं, क्योंकि जिन आतंकवादियों को यूनुस सरकार ने जेलों से रिहा किया है, अब वो भारत में ही घुसेंगे और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। बांग्लादेश में जिहादियों के हिंदुओं पर अत्याचार रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी बांग्लादेशी जिहादियों का साथ दे रही है। अब भारत सरकार को ही हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश का इलाज करना पड़ेगा। चीमा साहब, आप जूं रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप क्या करेंगे? अब पिछली दफा इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक माइंड टच वाले थे लोग, तो आपके वो मौलाना अजहर साहब उधर से ट्रेवल करके इंडिया चले गए थे। यहां पे रेडिकलाइज आएंगे तो क्या करेंगे? आप कश्मीर के मुद्दे उठा के उस पर चंदा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर दोबारा उस चीज का मुद्दा शुरू कर देंगे। आप किस तरह उसको इंपैक्ट नहीं होगा? भारत को होगा इंपैक्ट, क्यों नहीं होगा? डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और मैं कसम से मुझे बड़ा अफसोस होता है, जब तक हालात खराब थे, हमारे ब्रिटिश हाई कमीशन थे उस वक्त पाकिस्तान भारत के हालात, किसी ने कहा जी भारत के त्यारे इस्लामाबाद के ऊपर आ गए। वो इंग्लैंड से उसने बयान दिया, हाई कमिश्नर ने, उसने कहा आगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, इंडिया की अपनी इकॉनमी खराब हो जाएगी। ये बयान था आपके हाई कमीशन इंग्लैंड का, और वही हालात आज है। वो कहते हमारी तो इकॉनमी कौन है, तो उजड़े बैठे हैं, IMF ना देगा तो गंडे प्याज खा लिया करेंगे, हम घास खा लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो है को नहीं ना, वो तो फौरन आपके भाग जाएंगे। जो वन वे टिकट वाले वो तो फौरन उड़ जाएंगे, वो तो अपने जहाजों ट्रैक्टरों पे भाग जाएंगे। आप क्या करेंगे? पीछे बंदे बच जाएंगे तो सैकड़ा से कितने जाओगे?
ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर चलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है लेकिन वो पावर में नहीं है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर, आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है, और डायरेक्ट पाकिस्तान की या चाइना के साथ उसका रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए ये, यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नजर आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, कि अगर आपकी मर्जी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें, इसके दोनों फायदे हो सकते हैं। एक तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमजोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाए, और सबसे बड़ा वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसिस में, जिन सर्कमस्टांसिस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है कि किस तरीके से हमने। चीमा साहब, मैं अगले दिन जब रिसर्च कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त जो कारोबार है, जिस वजह से वो जरदारी साहब से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं, मेरी बात सुन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 24,000 मदरसे हैं, उनके मालिक हैं 24,000 मदरसे। 18,000 मस्जिद जो मदरसे हैं वो दूसरे सब लोगों के हैं, जो दूसरा पाकिस्तान में सारे मौलवी बैठे हैं। 24,000 मदरसे इनके साथ अटैच है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और सबसे बड़ी इसमें बात बताना चाहूंगा, 1839 के अंदर ये ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया था कि ये यहां पे सिर्फ इस्लाम की तालीम देते हैं, इनको रेगुलर इंस्टीट्यूशन इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और वो कैसे करें? ना आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ना मैथ पढ़ा रहे हैं, ना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो आप सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं कि नमाज किस तरह पढ़नी, कुरान मजीद को याद किस तरह करना है, तो आपको दीनी मदरसे कहा जाएगा, दरसे निजामी इनको कहा जाता है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो 24,000 मदरसा इनका, 18,000 मदरसा दूसरा,